तो गाइस आज हम क्लासिसिज्म डिस्कस करेंगे, मीन्स शास्त्रीय युग। ठीक है। क्लासिक वर्ड का मीनिंग एक्सीलेंट और आर्टिस्टिक क्वालिटी है। क्लासिसिज्म लिटरेचर और आर्ट के लिए गोल्डन एज माना जाता था गाइस। इस वीडियो में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है गाइस, बहुत मेहनत की है मैंने इस क्लासिसिज्म के लिए। तो आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। क्लासिसिज्म कला इतिहास शब्द का यूज एस्थेटिक एटीट्यूड मतलब सौंदर्य परक एटीट्यूड और एस्थेटिक ट्रेडिशन दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ग्रीस और रोम की क्लासिकल पुरातन इसकी कला, लिटरेचर और क्रिटिसिज्म और बाद के पीरियड्स को रिफर्स करती है, जो ग्रीस और रोम को उनके प्रोटोटाइप जैसे कि कैरोलियन पुनर्जागरण और नियो क्लासिसिज्म के लिए वापस देखती है, यानी कि अपनी पीछे की जो एजेस हैं उनको देखती है। इसका एस्थेटिक यानी सौंदर्य यूज क्लैरिटी, ऑर्डर, बैलेंस, एकता, समरूपता और गरिमा यानी डिग्निटी की क्लासिकल विशेषताओं का सुझाव देता है। गाइस ये जो लिटरेरी टर्म है क्लासिसिज्म, ठीक है, तो ये कुछ राइटर्स मानते हैं कि ये वर्ड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग यानी कि भ्रमित करने वाला शब्द है, वर्ड है, क्योंकि इसके इतने सारे मीनिंग है और कंफ्यूजन के साथ है। इसके बावजूद ये वर्ड अभी भी लिटरेचर और आर्ट में पर्टिकुलर स्टाइल और इम्पल्स को डिस्क्राइब करने में यूज होता है। क्लासिसिज्म जो है ये विचारों पर आधारित है, और जो क्लासिसिज्म राइटर्स होते थे ये एंशियंट ग्रीक राइटर्स को फॉलो करते थे। इनके वर्क्स में इमोशंस और इमेजिनेशन का कोई रोल नहीं होता था गाइस, और इनकी जो लैंग्वेज होती थी बहुत ही ज्यादा हार्ड होती थी। मतलब कि आजकल के जो राइटर्स यूज करते हैं सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये लोग ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते थे। ये लोग बहुत ही हार्ड लैंग्वेज यूज करते थे, इतनी हार्ड लैंग्वेज कि हम जैसे कॉमन पीपल उसे समझ नहीं सकते थे। अपना ही दे लो, इंडिया का ही ले लो, अगर अपने इंडिया के जो एंशियंट राइटर्स देखे जाएं, ऑथर्स देखे जाएं, जैसे कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, तो इन लोगों ने कैसी लैंग्वेज यूज की थी, बहुत ही ज्यादा हार्ड और टिपिकल लैंग्वेज यूज की थी। तो अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं? तो इसी तरीके से ये लोग भी क्लासिकल राइटर्स थे गाइस, क्योंकि ये लोग भी शास्त्रीय काल के जो है राइटर्स थे, तो ये लोग भी बहुत ही ज्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज किया करते थे। और गाइज इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, कुछ राइटर्स ऐसा मानते हैं, क्योंकि इसके इतने फेजेस हैं कि ये समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि किस फेज की डेफिनेशन सही रहेगी इसके लिए। फिर भी इसकी डेफिनेशन है एक, देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द प्रिंसिपल्स और स्टाइल ऑफ द लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोम, मतलब साहित्य कला के सिद्धांत या स्टाइल या प्राचीन ग्रीक और रोम की वास्तुकला। और ये जो क्लासिसिज्म राइटर्स होते थे ये रियलिज्म को फॉलो करते थे, और ये अपने वर्क्स में हेरोइक कपलेट का यूज करते थे। क्लासिसिज्म पोइट्री जो है ये रीजन पे बेस्ड थी। और गाइस इस टर्म ने इमेजिनेशन से ज्यादा तर्क को इम्पोर्टेंस दी। ये टर्म अक्सर रोमांटिसिज्म का विरोध करती है। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं गाइस, ये किस किस काल पे हावी था और किस किस टाइम पे किस कौन सी एज में इसका जो है बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। क्लासिसिज्म एक फोर्स है, पावर है, जो पोस्ट मेडाइवल यूरोपीय और यूरोपीय प्रभावित परंपराओं के बाद अक्सर मौजूद है। कुछ पीरियड्स ने खुद को दूसरों की तुलना में क्लासिकल आदर्शों से जुड़ा हुआ महसूस किया, खासकर एज ऑफ रीजन और द एज ऑफ इजमेंट। अब आगे देखते हैं कि ये जो मॉडर्निज्म है इसमें कुछ शास्त्रीय मूवमेंट्स भी इसमें जो है शामिल हुए थे। देखते हैं कौन कौन से मूवमेंट्स थे, कौन कौन से काल थे, फेजेस थे। सो फर्स्ट है गाइस रिनेसांस एंड देयर आफ्टर, यानी कि पश्चिमी यूरोप में 5th सेंचुरी तक एंशियंट ग्रीक की स्टाइल अननोन थी, मींस अज्ञात थी। क्लासिसिज्म ने पहली बार इटालियन रिनेसांस के दौरान अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। इसने यूरोपीय कल्चर में कई सारे एलिमेंट्स को पेश किया। पेट्रार्क इटालियन मानवतावाद के फादर, इन्होंने सबसे पहले क्लासिकल एजुकेशन के बारे में सीखा और इसे बढ़ावा दिया। उनके क्लासिसिज्म को बोकाशियो के द्वारा सबसे ज्यादा मजबूती मिली। इस पॉइंट तक क्लासिसिज्म मेन रूप से एक लिटरेरी खोज थी। क्लासिकल इवेंट से प्रभावित इटली के बाहर के राइटर्स, इसमें इंग्लैंड में बेकन और जॉनसन और रैशीन शामिल थे।
14th सेंचुरी से लेकर आज तक वेस्टर्न कल्चर के बहुत से पार्ट के रूप में क्लासिसिज्म की स्थायी स्थापना के लिए प्रिंटिंग का आगमन बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। इसमें कोई शक नहीं है गाइस कि इटालियंस ने 14th और 15th सेंचुरी में एंटीक्विटी यानी कि पुरातनता के फिर से उद्धार में मेन इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन 16th सेंचुरी में वो इंपॉर्टेंस जो इन लोगों ने दी थी नॉर्थर्न यूरोप में एज्यूम कर ली थी। अब नेक्स्ट आती है 18th और 19th सेंचुरी। इसमें क्या हुआ था, इसमें 18th सेंचुरी में अरिस्टोटल की पोइटिस और होरेस की आर्ट ऑफ पोइट्री से मिले परस्यूट के नियमों के तहत आदर्शों की खोज की गई थी गाइस। इंग्लैंड में ऑगस्टन एज ड्राइडन के टाइम से लेकर 18th सेंचुरी के बीच तक फैला हुआ था, ऐसा कहते हैं। और इसमें रोम में ऑगस्टन एज के पोएट्स की कॉपी के लिए काफी सेल्फ कॉन्शियस अटेम्प्ट्स किए गए थे। और इसके बाद जर्मन लिटरेचर में क्लासिसिज्म को फिर से जीवित किया गया, इसको जिंदा किया गया जब गोथे और सिलर ने क्लासिकल प्लेज लिखे। 19th सेंचुरी ने साइंस में काफी क्लासिकल इवेंट्स को जारी रखा। और फिर लास्ट आता है 20th सेंचुरी, यानी कि इस सेंचुरी की शुरुआत में ग्रीक लिटरेचर में एक नए सिरे से रुचि पैदा हुई। एजरा पाउंड और टीएस इलियट के वर्क्स में क्लासिकल आइडियल्स को आसानी से पाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्टेड क्लासिकल एलिमेंट्स पॉल सेजन और पॉल्बो पिकासो की पेंटिंग्स में पाए जा सकते हैं। रिसेंटली ईयर्स में कई पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट्स के बीच ज्यादा क्लासिसिज्म को फिर से स्वीकृति मिली है। प्रेजेंट टाइम में फिलॉसफी में क्लासिसिज्म का यूज खासकर सोसाइटी और आर्ट में डायोनिसियन इम्पल्स और अपोलोनियन से रिलेटेड एक वर्ड के रूप में किया जाता है। अब क्लासिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं गाइस। फर्स्ट है पुरातनता के आदर्शों को अप्रिसिएट करना। सेकंड है लिटरेरी वर्क्स में सिंगल प्लॉट लाइंस का होना। थर्ड है टाइम लिमिट का ध्यान रखना। फोर्थ है महाकाव्य यानी कि इपिक लिखने में नया इंटरेस्ट पैदा करना। फिफ्थ है नॉवेल पोएट्री और प्रोज पर ध्यान देना। सिक्स है अरिस्टोटल की पोएटिस में लिटरेरी थ्योरी का यूज। फिर सेवेंथ है लॉजिक और सिमेट्री विशेषताओं के रूप में इसे शामिल करें। और लास्ट है वैलिड कॉमन सेंस एंड क्लियरिटी। अब आता है इसका कंक्लूजन। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि क्लासिसिज्म ने न केवल लिटरेचर बल्कि सभी कलाओं को इफेक्ट किया है। इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। क्लियर है कि इस आंदोलन ने वेस्टर्न कल्चर को अनेक रूपों में ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि परिवर्तित कर दिया है। इसके कुछ मेजर परसेप्ट्स मीन्स उपदेश 20th सेंचुरी में जीवित हैं, आज भी जीवित हैं, पाए जाते हैं और अभी भी हमारे कंटेम्परेरी पीरियड्स को इफेक्ट कर रहे हैं। सो गाइस, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं।